प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नदीम उल हक साहब। आप माहिर मुआशियात हैं और साबिक डिप्टी चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निज़ामी साहब। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आप खासे अरसा अमेरिका में गुजार के आए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। और अब आपसे आप सर मुड़ाते ही होने पड़े आपके लिए कि अब हमें आपसे यही पूछना पड़ेगा कि भाई आप तो हमारे इक़्तिसादियात हैं। आज ही आप पहुँचे तो आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर ये मिनी बजट नाजिल कर दिया गया और उससे पहले 143% तक गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उनका कहना है कि ये चीज़ें नागुज़ीर थी बिकॉज वी वर सिंकिंग वेरी रैपिडली, यानी हम डूबते जा रहे थे और 2 महीने के जो रिज़र्व हैं वो भी डिप्लीट हो रहे थे हमारे। तो आप किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल को कि वाकई इतने बुरा हालात थे और ये जो फायर फाइटिंग है ये ज़रूरी थी, आया है वक्त पर हुई है, या ये पहले हो जानी चाहिए थी, इसके बगैर कुछ चारा कार नहीं था? निज़ामी साहब देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि हुकूमत नई आई है, हमें इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, इसके साथ ताउन करना चाहिए। और इमरान खान माशाल्लाह 20 साल की जद्दोजहद के बाद आया है और क्वाइट फ्रैंकली मैं इसको एक ज़माने में एडवाइस भी किया करता था बहुत ज़्यादा। अब तो खैर इसके पास बहुत एडवाइज़र्स आ गए हैं तो इसलिए ज़्यादा नहीं होती बात। बट आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि हमारे खसारा बहुत बड़ा है, द बैलेंस पेमेंट्स प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, फिस्कल प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, हमारी प्रॉब्लम इकॉनमी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाते जाएंगे। पर यह भी साथ कहना ज़रूरी है कि ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम निज़ामी साहब कोई 30-40 साल का पुराना है प्रॉब्लम। मेरा ख्याल जो पहला फ़ंड का प्रोग्राम, पहला तो खैर नहीं, जो फ़ंड का प्रोग्राम शुरू हुआ था 1981 में, उसमें जाके हमने कुछ काम नहीं किया, वहाँ से हम रिमिटेंसेस आ गई, हम खुश हो गए, फिर अफ़गान वॉर भी आ गई, हम खुश हो गए। उसके बाद जनाब प्रोग्राम शुरू हुए 1988 से और आज तक चलते जा रहे हैं। मेरा ख्याल हमने कोई 5 या 6 साल बाहर काटे हैं फ़ंड से। और निज़ामी साहब जो समझने वाली बात है, फ़ंड इमरजेंसी वार्ड है दुनिया का। आप और मैं इमरजेंसी वार्ड जाना नहीं चाहते, ना कोई जाना चाहता है। ये पाकिस्तान एक मुल्क है, बहुत कम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो बार बार इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। डॉक्टर साहब जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे साथ गौर एजाज साहब भी हैं जो जी साबिक चेयरमैन है। नहीं, दायमी चेयरमैन है। जी जी, के हमारे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। गौर साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। हाउ यू सर? बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर नदीम उल हक हमारे साथ हैं। आपका हमेशा से ये कंप्लेन रही है गैस के मामले में, लेकिन इस दफ़ा तो कहते हैं आपको बड़ी रियायत दी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट रिबेट्स वगैरह की सूरत में या ड्यूटीज हटाने की सूरत में। तो ये जो एक हाथ से दिया है दूसरी हाथ से ले नहीं लिया गैस की कीमतें बढ़ा के? नहीं सर, मेरे ख्याल में मीडिया में शायद प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई। आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था अखबारों में, जो है आया था कि पंजाब की के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो गई और दूसरी जगह लिखा था कि गैस की कीमत सनतों के लिए बढ़ा ली गई। ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है वो उसका मेरे ख्याल में सबको इल्म होना चाहिए। और वो हकीकत ये है कि हुकूमत ने आने से पहले अपना एक मैनिफेस्टो दिया था और इमरान खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ हमारे पास एप्टिमा आए थे और एप्टिमा आके उन्होंने हमारी सारी बातें सुनी, गुजारिशात सुनी कि 100 टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद कैसे हुई हैं। दूसरी हमारी गुजारिश सुनी उन्होंने कि पंजाब के अंदर जो है वो हमारी एनर्जी की प्राइस वो दुगनी है बाकी सूबों के मुकाबले में। तीसरी हमने उनको ये दरख्वास्त की थी कि जनाब अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने चलना है तो उसके लिए रीजनल एनर्जी प्राइस करनी होगी, क्योंकि 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो है आते साथ जो पहला स्टेप था, उन्होंने हमें बुलाया उनकी टीम ने, उनसे उन्होंने फिर दोबारा बातें की और कल और आज के अंदर जो फैसले हुए उन फैसलों में ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक गैस की कीमत कर दी है, नंबर 1। और वो गैस की कीमत 600 रुपये थी और आज भी उसको 600 रुपये के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए उन्होंने मेंटेन किया है कि 600 रुपये की गैस की कीमत पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने पूरी की पूरी सनद, चाहे वो कैप्टिव इस्तेमाल करे चाहे वो जनरल इंडस्ट्री इस्तेमाल करे, वो एक ही रेट होगा सिंध में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी। और तो इसका मतलब है कि पंजाब में नहीं बढ़ाई गई तो क्या बाकी सूबों की बढ़ाकर बराबर की गई है? इसका मतलब है कि इनका मुतालबा मान लिया गया। कर रहा हूँ कि 600 रुपये की कीमत थी
पूरे पाकिस्तान के लिए अब 600 रुपए कीमत कर दी गई है और कोई कीमत गैस की एनर्जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए नहीं बढ़ाई। नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि पंजाब की पहले ज्यादा थी और बाकी सूबों की कम थी। ये पंजाब की कितनी थी पहले? पंजाब के अंदर गैस की कीमत जो है वही थी, नेचुरल गैस, लेकिन हुकूमत को हम बार बार समझाते रहे पीछे कि LNG गैस 1400 रुपए की हो चुकी थी। वो कहते थे आपको नेचुरल गैस का कोटा नहीं देंगे, तो हमें नेचुरल गैस नहीं मिलती थी बल्कि हमें LNG गैस वो 1400 रुपए की कहते थे जाके ले लो। तो बाकी 3 सूबों में 600 रुपए की गैस थी और पंजाब के लिए वो कहते थे कि आपके लिए गैस का कोटा नहीं है, आपको LNG लेनी होगी 1400 रुपए की। हमारी यही दरखास्त रही इमरान खान साहब से, उन्होंने मैनिफेस्टो में भी डाला कि मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कीमत करूंगा और रीजनल प्राइस करूंगा। तो रीजनल प्राइस 600 रुपए बनती थी, वो 600 रुपए की प्राइस उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सनत के लिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए 600 रुपए की प्राइस उन्होंने अनाउंस कर दी। साहब, अगर आज बजट में भी उसको अनाउंस कर दिया। मैं मुख्तसर ये कहूँ कि यू आर अ वेरी हार्ड कस्टमर टू प्लीज, लेकिन अगर आप आज कह रहे हैं कि आप मुतमिन हैं तो हम भी मुतमिन हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? जो पहला स्टेप आया है वो पहला स्टेप बहुत पॉजिटिव है कि उन्होंने जो वादा मैनिफेस्टो में किया था और ये सबसे बड़ा वादा था। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, बात को फॉलो करते रहे, हम इसको ना करा सके। आप बताइए, इशू आप बताइए कि पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी का नहीं था। हम बार बार कहते रहे कि इशू अवेलेबिलिटी नहीं है, इशू वायबिलिटी है, और हमारी बात किसी को समझ नहीं आती थी। वो कहते थे आप शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि आपको अवेलेबल कर दिया। हम कहते थे मैं 1400 रुपए की गैस को क्या करूँ, गौर साहब पाकिस्तान में 600 रुपए की है। आप लाइन पर रहें, जरा इनसे पूछते हैं कि ये जो हमारा पाकिस्तान का एनर्जी का एक डायलेमा या कॉन्ड्रम कह लें या मसला कह दें, ये को हल की तरफ जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? बिकॉज ये भी मैं मुतारफ़ कराता चलूँ नाजरीन के लिए कि डॉक्टर नदीमुल हक भी IMF में सर्व कर चुके हैं, बाज़ ममालिक में ये कंट्री हेड भी रहे हैं IMF के। जी निज़ामी साहब, देखिए ये एनर्जी का जो प्रॉब्लम है ये इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं। हमने पिछले 11 साल में तकरीबन 3 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन रुपया इस पे ज़ाया कर दिया। इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया कर दिया है कि शर्म आनी चाहिए हमें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। आज भी 1.2 ट्रिलियन सामने खड़ा है, बल्कि गैस का लदा खड़ा है, तो तकरीबन 5 ट्रिलियन हमने ज़ाया कर दिया है। इतना पैसा तो ना आर्मी पे ना एजुकेशन किसी चीज़ पे हम नहीं लगाते, और ये सोचना चाहिए हम क्यों हो रहा है। ये इसकी वजह सिंपल है जी कि हम निज़ाम बनाना नहीं चाहते। हम ना डिस्कोज को का निज़ाम बनाना चाहते हैं, ना एनर्जी का निज़ाम, ना प्राइसिंग का निज़ाम। हर तरीके से एनर्जी का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। मीटरिंग से आप लेके एनर्जी प्रोडक्शन से लेके कहीं आप देख लें, पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। हर तरफ लॉसेस होते हैं, फिर कंप्लीट नहीं होता, फिर गवर्नमेंट देती है, फिर कुछ और होता है। ये एक तमाशा है, एक खेल है जो कि चल रही है पिछले 11 साल से। हर सेक्रेटरी सोचता है कि वो इसको ठीक कर सकता है, हर चेयरमैन बापडा सोचता है ठीक कर सकता है, कोई इस पर ठीक पेशरफ्त नहीं होती, सिर्फ पैसे दिए जाते हैं। तो अगर हम इसका गवर्नेंस का प्रॉब्लम, अगर हम इसका टेक्निकल प्रॉब्लम, अगर हम इसका मीटरिंग का प्रॉब्लम, अगर बाकी सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ काफ़ी अरसा रहेगा। ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसको आप अगर दुनिया के लिहाज से ठीक करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं निज़ामी साहब, आपको याद होगा कि हमारे बैंक्स में कितना डेफिसिट था, कितना हमारे बैंक्स पैसे लूज़ कर रहे थे। जब हमने शौकत तरीन को और वो सुमरोज़ को बुलाया, उन्होंने आके प्रोफेशनली उस प्रॉब्लम को डील किया, हमारे बैंक्स ठीक हो गए, हमने प्राइवेटाइज कर दिया। क्या हम इस सेक्टर को उस तरह नहीं कर सकते? कोई अच्छे प्रोफेशनल्स ला के उनको चाबी दें, उनको कहें भाई जो मारधाड़ करनी है करो, इसको ठीक करके हमें दो। मैं कहता हूँ ये 1-2 साल का प्रॉब्लम है, ठीक हो सकता है, पर ये डिसीजन किसी को लेनी है कि हम अच्छे प्रोफेसर शौकत तरीन जैसे बंदे को वहाँ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अच्छा गौर साहब से पूछो। जी अच्छा गौर साहब, आप अभी जो गैस के हवाले से बात कर रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि वो जो 143% तक इजाफा रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, ये फिगर सिरे से गलत है या आपकी इंडस्ट्री के हवाले से ये फिगर गलत है सिर्फ? असद, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ जी। एक बात यह है कि हमारे पास जो है वो, जैसे अभी डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा है कि आपको फैसले करने पड़ते, और ये शौकत तरीन साहब जैसे आए, उन्होंने कहा, सुमरोज आए, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म किया। फैसले आपको जो है अगर आप सही करेंगे और सही जगह पे सही लोगों को लगाएंगे और वो कॉम्पिटेंट होंगे, तभी वो फैसले कर सकते हैं, अगर उनको समझ होगी वो फैसले करने की। हम ये बात 5 साल से जो गैस के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हम गैस के हवाले से 5 साल से हुकूमत को बता रहे हैं कि ये बताओ कि यहाँ से वाघा बॉर्डर के पार इंडिया है और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आज के दिन सनत की एनर्जी की कीमत 6 सेंट है। मेरे को आपने एनर्जी की
कीमत 12 सेंट और 13 सेंट कर दिया पंजाब के लिए, तो मैं कैसे कम्पीट करूं उसमें? और वो 35% मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और वही चीज बाकी 3 सूबों में आपने आधी रखी है, मतलब उनके लिए 17% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो कहते थे आप इनएफिशिएंट है। मैं उनको जवाब कहता था मैं इनएफिशिएंट मुल्क में भी कर दिया आपने मुझे, कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनर्जी की 35%, हमारे मुल्क में 17%, हिंदुस्तान में 17%, बांग्लादेश में 17%। तो रीजनल कीमत अगर 6 सेंट है, आप रीजनल कीमत मुझे नहीं देंगे तो मेरे तो आपने दोनों हाथ काट दिए, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप अपाहिज हैं। पहले मेरे हाथ काट दिए, जुल्म कर दिया, फिर मुझे कहते हैं अपाहिज हैं। और हाथ भी कैसे काटे? तो आप आरिफ साहब ये जो बात, अब ये जो मैं एनर्जी के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि कीमतें हमने 100 रुपए यूनिट, आरिफ साहब मैं अभी अब असद साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ कि हमने जो 150% की कीमत बढ़ाने की बात की है, हमने 1 रुपए यूनिट, अगर मैं एनर्जी के हवाले से कहूँ, हमने गैस की कीमत 1 रुपए यूनिट जो मैं बिजली में ट्रांसलेट रखी हुई थी, इसमें इसका मतलब है कि माचिस की तीली जो है महंगी थी चूल्हा जलाने के लिए, ठीक है, और गैस की कीमत सस्ती थी। लोग सारा दिन गैस का चूल्हा नहीं बुझाते थे कि दोबारा से चूल्हे को जो है हमने माचिस ना जलानी पड़े। तो आपने एक अनरियलिस्टिक मैकेनिज्म क्रिएट किया हुआ था कि उस अनरियलिस्टिक मैकेनिज्म को, जब आप उसको डोमेस्टिक की 100 बिलियन रुपए की पिछली साल आपने सब्सिडी दे दी गैस में, और 100 बिलियन उसको किस लिए दी कि वो उसको 100 रुपए की गैस डोमेस्टिक यूज के लिए रखती। अब उन्होंने क्या कहा है कि गैस की कीमत को, जो तंदूर घर में एक चूल्हा जलाने के लिए, उसके लिए 2.5 रुपए यूनिट कर दिए। 2.5 रुपए यूनिट। बिजली कितने की है? 18 रुपए यूनिट की। उन्होंने गैस की कीमत को 1 रुपए यूनिट में, एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, कि 1 रुपए यूनिट से बढ़ा के 2.5 किया है। और जो उसके बाद दूसरा स्लैब बनाया है उन्होंने कि वो चूल्हे के साथ वो घर में कोई उसके अंदर और भी कोई गैस का इस्तेमाल है तो उसके लिए 5 रुपए यूनिट किया। तीसरा स्लैब 7 रुपए का बनाया, चौथा 10 का बनाया, पांचवा 15 का बनाया। अब अगर हम कहें कि ये ज्यादती की है तो, और उसके 100 अरब रुपए की गलत सब्सिडी दो कि 1 रुपए की उसको देनी चाहिए, तो क्यों देनी चाहिए जब वो कॉस्ट ही उसकी 6 रुपए है, और 6 रुपए की चीज 1 रुपए में क्यों दें आप? तो आपको जब तक ये स्टेप्स प्रॉपरली नहीं लेंगे उस वक्त तक नहीं चल सकते। इंडस्ट्री क्या कह रही थी कि मुझे रीजनल कीमत दो, मैं नहीं कह रहा मुझे सब्सिडी दो, और पूरे मुल्क में एक कीमत सही है। तो गौर साहब आप खुश हैं कि ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इस बात के पीछे, इस जिद में पिछली हुकूमत ने हमारे $25 बिलियन की ब्रेक से पहले उसके बजाय 20 करवा दी। गौर साहब ब्रीफली ब्रेक से पहले मैं कहता था कि जो इन्होंने सवाल किया ना कि फोन तो नहीं किया, अगर आप यू आर हैप्पी चल रहा कि ये मामलात जो हैं सही से मत जा रहे हैं, तो कोई एक्सपोर्ट में भी जो पहले बिल्कुल स्टैगनेंट रही है बन की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कम से कम हम कोई इन पॉलिसियों के नतीजे में कोई अपसर्ज देखेंगे मुस्तकिल करीब में? फीसद मुझे मेरे पे टैक्सेस में वापस कर दें। इस साल 15% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। अभी मुझे पैसा नहीं मिला है, हुकूमत ने मेरे सारे पैसे देने हैं। सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे पैसे जो टैक्स के हैं, मेरा 100 रुपए का माल कॉस्ट करता था, उस पर 7% के टैक्सेस थे, 7% के टैक्सेस की वजह से मैं माल ही नहीं बेच सकता। हुकूमत ने कहा मैं तुम्हारे को टैक्स वापस कर दूंगा। हमारे मुल्क की सनत ने खड़े होके एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल ने 15% पिछले साल एक्सपोर्ट बढ़ाई, पैसे नहीं दिए अभी हुकूमत में। तो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या बोल रही है कि आप जो है हमें वायबल करें, ये एक्सपोर्ट को टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो पॉलिसीज बना रही है वो इसी स्टेप्स में लेके जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को टैक्स ना लगाएं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रीजनल प्राइसेस रखें और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वायबल बनाएं ताकि हम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया गौर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर ब्रेक ले रहे हैं, डॉक्टर नदीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कुछ और चीज़ें हम उनसे पूछेंगे, ख़ास तौर पर जो नॉन फाइलर के बारे में आज तनकीद होती रही PMLN की जानिब से कि नॉन फाइलर को इनकरेज किया गया है और जो हमारी पॉलिसीज है उसको रोल बैक कर दिया गया है, और अब नॉन फाइलर जो है वो पहले की के बरक्स गाड़ी और प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये डॉक्टर नदीम उल हक से पूछते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक के बाद डॉक्टर नदीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नॉन फाइलर्स को छूट दे दी गई कि वो प्रॉपर्टीज और गाड़ी खरीद सकते हैं, तो ये पहले जो पाबंदी थी इसको ख़त्म करने का मकसद क्या हुकूमत का, और जो तनकीद इस पर हो रही है PMLN की जानिब से
कि इस तरह तो आप मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की बजाय आप छूट दे रहे हैं कि वो ना टैक्स नेट में आएँ, तो आप इस तनकीद को किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है हमें टैक्स के बारे में पूरी गुफ्तगू जो कन्वर्सेशन है उसको चेंज करना चाहिए। हम एक बड़ी दकियानूसी किस्म की कन्वर्सेशन में पड़े हुए हैं। पिछले 40 साल से ये डोनर्स ने हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई हैं, हम उसके पीछे पड़ गए हैं। हम कोई नई चीज़ें अब सोचें। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, देखिए जी, ये डिस्टिंक्शन जो सी है इसको ख़त्म करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स चाहिए। असद उमर साहब ने भी कहा है कि हमें टेक्निकल तरीके से इनको पकड़ना है। ये जो फाइलर्स को पकड़ना है अपने बैंक अकाउंट्स के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या गाड़ी या ज़मीन, ये बहुत अहमकाना बात है। ये बार बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस किस्म की बातें सोचती है और ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। हमें एक सिंप्लीफाइड टैक्स पॉलिसी की तरफ जाना है। खुदारा एक सिंप्लीफाइड टैक्स पॉलिसी, उसका क्या मतलब है? ये जो इतने विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं इनको ख़त्म करें। हमें विदहोल्डिंग टैक्स नहीं चाहिए। विदहोल्डिंग टैक्स एक बड़ा अजीब किस्म का निज़ाम है। प्रिजम्पटिव टैक्सेस को ख़त्म करें। हमें सिंप्लीफाइड टैक्सेस चाहिए, एक सिंप्लीफाइड टैक्स पॉलिसी जिसके अंदर सिर्फ 3 टैक्स हो: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स को हमें वीएटी मोड में अगर लगाएं बड़ा अच्छा रेवेन्यू आता है। इनकम टैक्स को हम कम टैक्स भी रखें तो बहुत अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं कि हमने हर किसी की खाल उतारनी है। ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ। आरिफ साहब को पता है, निज़ामी साहब मेरे से तायीद करेंगे। हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड में शेरिफ ऑफ नॉटिंघम हमारी तरह टैक्स लगाता था, तो रॉबिन हुड उससे चोरी करता था और हम उसको तालियां बजाते थे कि चोरी जायज़ है। ये टैक्स पॉलिसी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी हम इसको ठीक कर लें, सिंप्लीफाई करें। और एक जो कंप्लायंस का तरीका है जो दुनिया ने अपनाया हुआ है, ऑडिट करें, एक अच्छे तरीके से कंप्लायंस रखें, तो क्यों नहीं टैक्स कलेक्ट हो सकता है। ये एक मजाक जो बनाया हुआ है कि मैं बैंक में जाकर 50,000 का टैक्स चेक डालूं तो मेरे ऊपर 0.6% लग जाएगा, 0.3 लग जाएगा, ये तो बिल्कुल मतलब शेरिफ ऑफ नॉटिंघम वाला टैक्स है, गलत टैक्स है, होना ही नहीं चाहिए। कि मैंने गाड़ी खरीदी तो मैं जनाब दिखाऊं फाइलर नॉन फाइलर, ये क्या मतलब है? डॉक्टर साहब ये क्यों ना करें, बल्कि मैं तो उनको खुद एडवाइस करूंगा टैक्स में करें। आपका मतलब ये है कि जो सिस्टम है ये लोगों को टैक्स चोरी करने से इनकरेज करता है, लेकिन अगर आप ज़रा ज़्यादा वाइडर, हाँ जी, आप अगर कहना चाहते हैं कुछ कहें। देखिए जी, एक और भी चीज़ है कि जो मिथ बनाई हुई है ना कि फाइलर नॉन फाइलर को बहुत बेतहाशा नॉन फाइलर बैठे हुए, इसका भी निज़ामी साहब देखिए, आप ज़रा गौर करिए। इस मुल्क में मैंने जो पता किया है कम अज़ कम के 1.3 या 1.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं और काफ़ी सारे लोगों के पास 2-3 क्रेडिट कार्ड्स। यानी कि इसका मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, तो यहाँ से आपको एक हैंडल मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, बैंक अकाउंट होल्डर्स भी मेरा ख्याल 2 मिलियन के करीब है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो इस मुल्क में फैमिली जो सी हैं वो 30 मिलियन है। 30 मिलियन फैमिलीज़ में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे जाएं, अगर आप हाइस और जो भी डेटा आप लें, तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें भी ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। हम आफ्टर ऑल गरीब मुल्क हैं, 30% पॉवर्टी है, तो इनकम हमारे पास जो इनकम अमीर लोग हैं वो कोई 10% तो नहीं ना हो सकते। अमीर लोग इस मुल्क में 1-1.5% ही हैं। तो 1-1.5% अगर आप लेंगे, आपके पास टैक्स नॉन फाइलर्स ज़्यादा है नहीं। नॉन फाइलर्स होंगे बहुत से बहुत, चले 3-4 लाख होंगे, ठीक है। तो इतना जो आपने शोर मचाया हुआ है फाइलर नॉन फाइलर, खुदारा एफबीआर को बेहतर करें। वो जो मैं आपको कह रहा हूं ना, आपने 19वीं सदी की सिविल सर्विस से काम चलाना है, एफबीआर में टेक्निकल लोग नहीं रखने, आपने इकोनॉमिस्ट रखने नहीं। हुकूमत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं। आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कोई है ही नहीं। कौन रिसर्च करता है पॉलिसी के लिए? पॉलिसी रिसर्च के बगैर नहीं बनती। तो ये तो टैक्स हो गया। दूसरी तरफ निज़ामी साहब आ जाए एक्सपेंडिचर पे। हमारे एक्सपेंडिचर के जो हालात हैं, हमारा एक्सपेंडिचर को समझ ही नहीं आती कहाँ जाता है। एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, 10-15 साल नहीं चलता, ख़त्म होता। मैंने अपना एक दफ़ा स्टडी करवाई थी प्लानिंग कमीशन में कि हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का फ़ायदा क्या होता है, और भी बहुत स्टडीज़ हुई हैं। हर स्टडी शो करती है कि हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का फ़ायदा कौम को नहीं होता, ग्रोथ को इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हम बड़े बुरे तरीके से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं। दुनिया जहान कहती है कि आप प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके समझ सोच के आप प्रोजेक्ट लगाएं। ये नहीं कि हुक्मरान को ख्याल आया, महाराजा को ख्याल आया कि आज ताजमहल बना दो तो आज ताजमहल बना दे। ताजमहल से लोगों को फायदा नहीं होता, ताजमहल से फैमिन आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह मेट्रोज बना दिए। मैं तो कहता हूँ हमने बगैर सोचे समझे बनाया। जी, ये दो बातें। एक तो ये जो आपने बातें की ना, इसके बावजूद मतलब ये देखा जाए तो पाकिस्तान जो है इस खत्े में सबसे पुअरली परफॉर्मिंग इकॉनमी है तकरीबन। मैं अफगानिस्तान की नहीं बात कर रहा,
चीन को देख ले तो खैर वो तो बहुत आगे है, भारत हमसे बहुत आगे है, इवन बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है। ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तानी इकॉनमी का, ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको हम हल नहीं कर, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है आजकल। एक तो ये बात, दूसरे आजकल ये नहीं अभी तक हमारे जो वज़ीर ख़जाना बता सके और हुकूमत कि आया, क्योंकि आपका तल्लक भी IMF से है, IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। जो आपने इमरजेंसी वार्ड का, क्योंकि मरीज़ की तो नज़ाई हालत तभी भी है और मर्ज़ भी दायमी है। और आज उन्होंने कहा भी इफ्तियार इस्माइल साहब ने कि जो बजट आज दिया गया है ये IMF में जाने की तैयारी है। ये IMF के लिए किया गया, उसके लिए किया गया। जी बिल्कुल ठीक। देखिए निज़ामी साहब, जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको इमरजेंसी वार्ड तो जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मुल्क भी बीमार है, इमरजेंसी वार्ड जाना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि IMF प्रोग्राम हमें कर लेना चाहिए, इस पे पीछे हटने की ज़रूरत कोई नहीं। कोई दवा तो खानी है, वही बजट डेफिसिट आपने ठीक करना है, सब कुछ IMF के पास जाएं, काम ठीक करें। पर साथ साथ जो ज़रूरी है, जो पिछली हुकूमत ने नहीं किया, उससे पिछली हुकूमत ने किया, मुशर्रफ ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया पिछले 40 साल में, कि साथ साथ खुदारा अपना निज़ाम भी ठीक कर लें। अपना निज़ाम क्या ठीक करना है, ये जैसे मैंने टैक्स पॉलिसी की बात की, एक्सपेंडिचर की बात की, इसी तरह देखें ना जी, आपने कहा रॉकेट साइंस नहीं। निज़ामी साहब, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मुल्क की तरक्की करना रॉकेट साइंस भी मुश्किल चीज़ है। रॉकेट साइंस तो निज़ामी साहब आसान चीज़ है। आप और मैं जहाज़ बनाया करते थे बचपन में, जहाज़ चला ले, बनाना हमें भी आता है, रॉकेट में आपको बना देता हूँ। असल चीज़ है, मुल्क चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुल्क में बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको डील करना बहुत मुश्किल काम है। अब इनको जो करना है वो बहुत ज़रूरी ये है कि जी खुदारा, ये आप सोच समझ से पॉलिसी बनाएं। इन्होंने टास्क फोर्सेस बना दी हैं। मैं कहता हूँ टास्क फोर्सेस के बजाय अपने रिसर्च ग्रुप्स बनाएं, कोशिश करें हर चीज़ में पॉलिसी जो है वो वेल रिसर्च, वेल थॉट आउट आए। हमारा जो वो होता है, बड़ी जल्दी जल्दी में हम चीज़ करते हैं, सर वो प्रॉब्लम हो गया है, 2% यहाँ लगा दें, 3% यहाँ लगा दें, 4, ये गलत बात है। पॉलिसी में कभी नहीं छेड़ते। आप देखें अमेरिका में कभी नहीं छेड़ते पॉलिसी, वो नहीं, बल्कि उल्टा है। अमेरिका में उन्होंने हर बारी टैक्स गिराया है ग्रोथ चलाने के लिए, हम उल्टा कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि जी जैसे बिजली की बात हो रही थी, बिजली का निज़ाम क्यों नहीं हम ठीक कर सकते। डॉक्टर नदीम उल हक साहब से हमने सहरासुर गुफ्तगू की है वैसे, और इस पर उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली है। अब मैं एक निज़ामी साहब चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब गए हैं आज सऊदी अरेबिया, और उनके साथ असद उमर साहब भी गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। आपके ख्याल में वहाँ से भी कोई डॉलर, रियाल, कुछ रकम, कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है, जिससे ये थोड़ा सा मरीज़ जो पड़ा हुआ वेंटिलेटर, ये जो अनऑफिशियल तरीके से जो आजकल गपशप चल रही है, और बाज़ ये जो अभी पीछे मीटिंग हुई है, इसके हवाले से बात आई है कि जी 4 अरब डॉलर और जनाब तेल डिफर्ड पेमेंट पे, और ये कोई रिफाइनरी लगाएंगे वो यहाँ। लेकिन ये मेरा तो ख्याल है कि ये स्पेकुलेशन है। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सऊदी अरब यकीनन हमारी मदद करेगा, हमारा हमेशा पहले भी मदद की है, लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इस वक्त उनको भी हमारी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उनको ज़रूरत जो है वो हमारी प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की है। लेकिन हमने किस हद तक ये जो हूतियों के साथ जंग है उसमें ईरान भी आ जाता है, हमें बड़ी एहतियात से इस मामले में जाना चाहिए। का ये अगर ज़्यादा शरायत हो तो मेरा ख्याल से बेहतर यही होगा कि उनकी मदद भी ले लें, लेकिन इतनी नहीं जिससे हमारी सॉवरेनिटी पे ज़रूरत पड़ती हो या हमारे और खारजा तल्लुकात जो इस खत्े में सही ख़राब होते हो। सही है। अब मैं आखिरी सवाल जो डॉक्टर नदीम उल हक साहब से हम बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर साहब अब निज़ामी साहब का आपसे सवाल ये था कि आप क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहते गवर्नमेंट में आकर, आप कोई रोल अगर आपको मिल जाए तो क्या आप चाहेंगे सर्व करें? देखिए नहीं जी, देखिए यह सवाल ठीक नहीं है कि मैं क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल जो कहेंगे कर लेंगे, बट ये इशू मेरा नहीं है। इशू ये है जी कि हमें हुकूमत को पुख्ता करना है, हमें हुकूमत को बनाना है। हम ये काम नहीं कर सकते कि 19वीं सेंचुरी वाली हुकूमत रखें जहाँ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी को अपना सब्जेक्ट ना आता हो, जहाँ आपके पास हुकूमत में अंदर काम करने वाले बंदे ना हों जिनको टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं। देखें जी 19वीं सदी में हुकूमत को टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। अब आपको इकोनॉमिस्ट, वाटर, वो बिजली के इंजीनियर, टाउन प्लानर्स, आपको 1000 चीज़ें चाहिए, उनके लिए हमारे सिस्टम में जगह ही नहीं है।
तो अगर वो नहीं होगा तो ये एडवाइजरी काउंसिल से बात नहीं बनती। एडवाइजरी काउंसिल क्या, उसने आके जो इन्होंने आतिफ मियाँ वगैरह को हायर किया था, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मैं उनको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, माशाल्लाह बड़े ज़हीन बच्चे हैं, डन वेरी वेल। बट ये कहना कि वो वहाँ से बैठ के स्काइप पे बातें करेंगे, ये भी एक अजीब बात थी। बात यह है कि यहाँ बैठ के आपको काम करके चीज़ बनानी है। ये किसी को इख्तियार दिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, और इख्तियार दे के भी क्या कर सकते। मुझे इख्तियार दिया था डिप्टी चेयरमैन का, मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि हमारा हुकूमत का सिस्टम ही ऐसा है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जब तक आप ठीक नहीं करने को चलेंगे तो फिर क्या होगा। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ 3-4 पॉलिटिकल चीज़ें हैं निज़ामी साहब, उस पर हम बात करेंगे। एक तहकीकात, इंतखाबी तहकीकाती कमीशन जो है वो फॉर्म हो रहा है, उस पर बात हो जाएगी। और साथ ही साथ कल कुछ फैसले, अदालत से फैसला आना है कि नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, जेल में गुजरेगा या वो बाहर आ जाएंगे। तो इस पर हम बात करते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, इश्यूज़ बहुत बड़े बड़े हैं, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ, क्योंकि खुद हुकूमत ने कुछ दावे ऐसे किए होते हैं जिसको फिर डिस्कस करना पड़ता है। हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब कहेंगे यार पाकिस्तान इतने मसाइल का दो चार और आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाना ज़रूरी है कि फवाद चौधरी साहब ने या हुकूमत ने दावा क्या कर दिया था और फिर अब हो क्या रहा है। तो देखिए, अगस्त के आखिरी हफ्ते में फवाद चौधरी साहब ने दौरों के हवाले से किस तरह के थे, किस अंदाज में दौरे होंगे और कैसे सफ़र करेंगे, किस क्लास में सफ़र करेंगे और अब कैसे हो रहा है, ये ज़रा देख लीजिए। वज़ीर आज़म साहब ने आइंदा फ़ैसला किया है कि वो अपना जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो खसूसी जहाज़ वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फ़ॉरेन विज़िट्स के लिए, और उसके बजाय ना सिर्फ ये कि वो जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने अपना जो उनका प्रेरोगेटिव था फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का, वो भी ख़त्म कर दिया है। और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो क्लब क्लास में सफ़र करने के मजाज होंगे, और अब वज़ीर ख़ारजा समेत और जो तमाम लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्लास में सफ़र कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये इदराक उस वक्त ही होना चाहिए था कि ये मुमकिन नहीं है शायद हुकूमत के लिए या हुकूमत के लोगों के लिए। ये तो मजाक ही बन गया। तो ये बताइए कि वो सऊदी अरब का गए हैं, तो वो अब हम आपको फुटेज दिखा देते हैं कि सऊदी अरब गए हैं तो किस जहाज़ पे गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फुटेज आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब खुसूसी तैयारे में। फिर इमरान खान कराची गए हैं तो भी खुसूसी तैयारे में, और ये प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी तैयारा है जो कि प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करते हैं, ये खुसूसी तैयारे में वो गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है शायद मुमकिन भी बाज़ औक़ात नहीं होता कि वो उनकी मसरूफियात के हवाले से, कि जैसे अब वो सऊदी अरब गए हैं, वहाँ से उन्होंने दुबई भी जाना मैच देखने के लिए इमरान खान साहब ने, तो वो फ़्लाइट का स्केड्यूल और मैच के लिए जा रहे हैं, वो मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। हाँ, चले वो मैच भी बहरहाल वहाँ देखेंगे, वैसे इंसिडेंटल है। लेकिन ये असल में बात यह है कि ये माजरत के साथ ये ना तजर्बाकारी की बातें, ये ब्लू बुक भी होती है एक जी, कहते हैं ब्लू बुक के मुताबिक चलें, जो उनके प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। अब प्रोटोकॉल तो कम की जा सकता है, सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, ये तो बात ठीक है। अब इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब काबुल गए, अब काबुल जाने के लिए कोई शायद शेड्यूल फ्लाइट बड़ा मुश्किल हो, फिर वक्त का भी तकाजा होता है। और खान साहब को तो बिल्कुल ये दावा नहीं करना चाहिए, वो प्राइवेट फ्लाइंग के बड़े शौकीन हैं। जहांगीर तंजीम का आपके जहाज़ पे फिरते रहे, अपने पिछले 5 साल में भी अपनी सारी कैंपेन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो ऐसे करते रहे हैं। अलीम खान ने भी एक लीज़ किया जिसपे पहले वो उम्रा करने भी प्राइवेट लीज़ जहाज़ पे गए थे टाइम शेयरिंग पे। अब तो पाकिस्तान का खर्चा हो रहा है ना पैदा, तो जहाँ मुमकिन हो वैसे करना चाहिए। मसलन ये है कि सऊदी अरब शेड्यूल फ्लाइट पे भी जाया जा सकता है, इतनी फ्लाइटें यहाँ से, लेकिन असल बात वही है बुनियादी तौर पे कि ऐसे दावे ना किए जाएं जिनको अमल मुमकिन ना हो। अब जिस तरह भी ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहने वाली बात है, ये कौम को बड़ी महंगी पड़ रही है। इस तरह और भी बड़ी चीज़ें, सादगी जो है वो महंगी पड़ रही है। मतलब है कि वही मैं बार बार उड़ाता हूँ, गांधी साहब को जब कहते थे कि मैं 3rd क्लास में ट्रैवल करूँगा, पूरी ट्रेन जो है वो खाली करा के साफ करा के ले जानी पड़ती कि भाई गांधी साहब जा रहे हैं 3rd क्लास में। 3rd क्लास में 3rd क्लास हरकत हुई ना ये तो। अच्छा, एनीवे अब देखें आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। क्या अच्छा, अब निज़ामी साहब एक इंतखाबी तहकीकाती कमीशन जो है
वो बन रहा है और उसमें अभी तक ये फैसला तो नहीं हुआ कि उसकी सरबराही कौन करेगा। अपोजिशन कह रही है कि इसकी सरबराही आप हमें दें क्योंकि मसला हमारा है तो हम इसको वो करें। लेकिन इसमें जो असल इम्तहान है वो है कि TORs जो हैं वो क्या बनेंगे, क्योंकि ये कमीशन TORs और पिछली मरतबा जो कमीशन बना था उसमें भी कहा जाता है कि वो जो PTI को नाकामी का मुँह देखना पड़ा वो सिर्फ TORs की वजह से कि जो उसमें मुनज़्ज़म धांधली का लफ्ज़ शामिल कर लिया गया था। अब जो आपने सवाल उठाया, मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ी सी और खंदा पेशानी का सबूत देते हुए अपोजिशन को इसकी सरबराही दे देनी चाहिए कि जी आप लेके आएँ, लेकिन TRO बड़ी एहतियात से बनाना चाहिए। उसमें अगर ठीक बनाएं तो सरबराह की कोई ऐसा मसला नहीं। अब ये TORs का पहले हमारा तजुर्बा बड़ा बुरा रहा है क्योंकि उस पर इत्तफाक ही नहीं हो पाता था TORs पे, न हो हुकूमत और अपोजिशन का। तो आपको लगता है कि TORs पर इत्तफाक हो सकता है? अब इसमें बहुत सारी तफसील वो है ना कि जी क्या क्या मैंडेट होगा, थैले खुलेंगे कि निशान अंगूठे चेक होंगे, स्याही चेक होगी। स्याह मुखी लड़ाई है ना। आप हुकूमत और अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अब यूँ क्यों नहीं कहते अपोजिशन और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक रहा हो सकेगा नहीं, पीपल्स पार्टी के पास वो एक अलग मसला है। नहीं, अब उसमें वही ना कि देखना ये पड़ेगा कि पिछली मरतबा जो तहकीकात का मुतालबा हुआ था कि जी आप वो ये बहसें भी होती रही हैं कि स्याही का मटेरियल क्या था वो तस्दीक हो सकती है, अंगूठों के निशान वेरीफाई हो सकते हैं, यानी उस हद तक जाएंगे, या सिर्फ ये चेक होगा कि क्या वाकई पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर किया गया था या नहीं निकाला गया था, या ये सिस्टम कैसे बैठ गया था? जितने मुख्तर और अनकॉम्प्लिकेटेड रखे जाएँ, लेकिन जो कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल, उनको बड़ी एहतियात से बनाना चाहिए अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर, ताकि बाद में किसी को शिकायत ना हो। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि उस पर क्या फ़ैसला होता है, सरबराही किसको मिलती है और TORs कैसे बनते हैं। अब एक और मामला निज़ामी साहब वो ये है कि कल फ़ैसला आएगा उस दरख्वास्त का जो दायर की गई है शरीफ फैमिली की जानिब से कि वो जो सस्पेंड कर दिया जाए उस जजमेंट को जो पहले उनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत से आई है। अब ये फ़ैसला होना है कि जो पहली जजमेंट है वो सस्पेंड होगी या नहीं होगी। आपको कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है कल? नहीं, असल जो बॉटम लाइन तो ये है ना, रिलीफ का मतलब है कि मियां नवाज शरीफ बाहर आएंगे, साहबजादी और उनके दामाद की इस एवनफील्ड केस में जिसमें कन्विक्शन हो चुकी, ज़मानत होगी या नहीं होगी, यही है ना बात? नहीं निज़ामी साहब, वो ये इस तरह से है कि फिलहाल तो ये फैसला डिटेल में जा रहे हैं, मैं एक बुनियादी बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं। नहीं, ज़मानत का फैसला नहीं होना अभी, सिर्फ जजमेंट के, ये जमानत वाला भी तो पेंडिंग है, वो बाद में जाएगा। अभी सिर्फ है कि पुरानी जजमेंट जो है वो पहले वाली जजमेंट। नहीं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब सस्पेंड होगी तो उसके बाद तो फिर ऑटोमेटिकली मियां नवाज शरीफ जो है वो क्या रिहा हो जाएंगे जी, रिहा तो हो जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, असल बात उनकी रिहाई की है ना, बाकी जो टेक्निकलिटीज़ है ना, ये हमारा ना हम मजाज है ना हमारा तलम है। तो ये अगर हो जाता है तो जहाँ तक फाजिल जजों के रिमार्क्स का तल्लक है, उससे तो ऐसे इंडिकेशन मिलती है कि शायद ऐसे ही होगा। और नैब की डेस्परेशन की कहानी भी ये है कि उसको वो चले गए सुप्रीम कोर्ट भागे कि जी ये रोकें, ये गलत हो रहा है, आप इसको रुकवाएं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि भाई ये आप क्या फ्रिवलेस टाइप की चीज़ से मेरे पास ले आए हैं, वापस लेके जाएँ और आपको 20,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। यही 20,000 ही जुर्माना हुआ ना जी, तो वो डैम फ्रंट में जमा हो गया। तो मकसद कहने का ये है कि इससे ये तो नहीं होगा कि मियां नवाज शरीफ की लीगल ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगी, अभी अगले केसेस में उनकी कन्विक्शन हो जानी है। मुतवक्को तो यही है ना टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये और बात है कि नैब का जो नया जज है वो बरी करते हैं, जिसका मुझे इम्कान कम नज़र आता है। लेकिन ये नैब ने जिस अंदाज से ये केस लड़ा है वो कोई मज़ा नहीं आया कि भाई इसके अंदर इतने सुकम, और ये भी कह देना कि जी करप्शन का इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ। फिर ये कि जी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आप मुतय्यन नहीं कर सके, तो आप किस तरह कह सकते हैं, जिन्हें क्वान्टिफाई नहीं किया कि इनकम कितनी है, तो बियॉन्ड मीन्स ऑफ केस कैसे। तो ये बड़े मोटे मोटे नुकात हैं, तो इसलिए शायद इससे वो बच जाएँ। सिर्फ ये एक और चीज़ है कि अगर इससे निकल जाते हैं तो जो मोहतरमा मरियम है, बाकी को 2 केसेस उन पर नहीं है, तो उनका जो रोल है
आइंदा आने वाले दिनों में जी। वो सियासत में बड़ा नुमाया होगा अगर वो रिहा हो जाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ तो खैर हैं ही, अगर वो बाहर आते हैं तो वो तो एक इस वक्त अभी भी ही कॉल द शॉट, ना आला या नहीं है अलग मसला है। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की अगर रिहाई फौरी तौर पर अमल में आती है तो वो एक बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आएंगे, वो एक तहरीक वाला मामला, वो अपनी पार्टी को दोबारा से क्या या खामोशी से कुछ अर्सा बैठने मेरा अंदाज़ा ये है कि इस बार जो जेल से बाहर आने वाला नवाज शरीफ है वो मुख्तलिफ होगा वो GT रोड वाले नवाज शरीफ से। कुछ मेरा ख्याल है कुछ मेलो डाउन हो गया मामला। अच्छा। और जो शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है वो किसी हद तक सुरखरू हुई है। मतलब है कि कॉन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। और देखें ना, अब इलेक्शन हो गए, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि ये कोई हुकूमत को गिरा के कोई यूसर पर आके बैठ गया। इलेक्शन हो गए, थिंग्स मूव फॉरवर्ड। उसको भी तोहन करन तो एक्सेप्ट कर ही लिया हुआ ना उन्होंने, और मियाँ नवाज शरीफ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं कि नवाज शरीफ जलसे नहीं करेंगे, नवाज शरीफ एक्टिव नहीं होंगे, नवाज शरीफ क्रिटिकल नहीं होंगे। आप देखिएगा वाक़ा भी हो जाएगा। मेरी थोड़ी सी इस बारे में इन्फॉर्मेशन भी है ये। ठीक है। अच्छा, अब कैबिनेट में तोसी हो रही है। निज़ामी साहब कल अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत का चार्ज उनको मिला था और आज मुशीर हो गए हैं जुल्फ़े बुखारी साहब, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इमरान खान साहब के फ़ॉरेन बेस्ड दोस्त हैं, जिनका कारोबार सब कुछ लंदन में है या अमेरिका में है या फ़र्ज़ करें, और जिनके पास पासपोर्ट भी जो है वो बरतानिया का है, उनको सफारत देना या वजारत देना या मुशावरत देना, ये महल नज़र है मेरे लिए। इनको बाहर ही रखा जाए तो बेहतर है। जुल्फ़े बुखारी साहब, मैं इनकी नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल, मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है। इज़ फाइन मैन। चीको जहांगीर, साहबजादा जहांगीर सुना सफ़ीर लग रहे हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं अजीज़, लेकिन जहांगीर तरीन नहीं, साहबजादा जहांगीर। अच्छा। जो इमरान खान साहब के यूरोप के कोई हेड है कुछ है। लेकिन अगर उनको सफ़ीर लगा दिया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यकीनन आ जाएगा सामने। सही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो तो अली जैदी आए दूसरे मरहले में, उसके बाद शहरियार अफरीदी साहब भी आए, फिर अब अली मोहम्मद खान साहब आए। अली मोहम्मद खान एक पढ़े लिखे, मेहनती, बड़े नजरियाती और अच्छे अज़ाफ़ा है। मैं उनके हक़ में कहूँगा जितनी मेरी उनसे टेलीविजन, क्योंकि वो पहले मरहले में ये हुआ था ना कि PTI पर तनकीद दी हुई थी कि जी आपने कहाँ कहीं वो बख्तियार साहब को एडजस्ट किया है, कहीं आपने काफ वालों को एडजस्ट किया, कहीं फहमीदा मिर्ज़ा को एडजस्ट किया, तो आप तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो PTI की नज़रियाती कारकुन कहाँ गए? लेकिन उसके बाद फिर वो एक मेरी शिकायत है, लेकिन एक तरफ आप सादगी का दरस दे रहे हैं, वहाँ आप कैबिनेट में अजाफा दर अजाफा दर अजाफा दर अजाफा करते जा रहे हैं, जो कोई ज़रूरत भी है, इसलिए कि आपने इस तरह के मुतहारिब ग्रुप जो है उनको इकट्ठा किया हो, तो फिर क्या करेंगे आप? अब पंजाब में 40 मेंबर्स की आप कहेंगे जी मियाँ नवाज शरीफ ने इतने रखे होते। भाई अगर मियाँ नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में कोई फ़र्क ही ना हो तो फिर क्या मज़ा आया आपको? ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।